मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पूरा सॉल्व करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है वो डील करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे हो और अच्छे से सारे लेक्चर्स देख रहे हो जो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के यूट्यूब पे डाले हुए हैं और जो आपके रिविजन जो आपके लेक्चर्स में बैच में मैंने दिए हुए हैं। एंड आई होप आप ये लेक्चर इंजॉय कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि मैंने इस नोट्स को बनाने में ना रात दिन एक करके इसको बनाया। आप खुद जब इस नोट्स को पढ़ोगे ना आपको खुद लगेगा हाँ, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड नोट्स जहां ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर मॉड्यूल क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल इलस्ट्रेशन विल बी गेटेड कवर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या देखेंगे? इलस्ट्रेशन नहीं, पॉइंट नंबर 6 क्या बोला है? इफ करेंट ईयर डिविडेंड इज गिवन, अगर करेंट ईयर का डिविडेंड दिया है एंड वी नीड टू फाइंड आउट फ्यूचर डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, इफ करेंट ईयर डिविडेंड इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट फ्यूचर डिविडेंड अमाउंट एंड करेंट ईयर और ग्रोथ रेट इज ऑल्सो गिवन, ग्रोथ रेट इज ऑल्सो गिवन। अगर क्वेश्चन में आपको करंट ईयर का डिविडेंड दे रहा है और बोल रहे हैं आपको फ्यूचर में किसी ईयर का डिविडेंड फाइंड आउट करना है और साथ में ग्रोथ रेट भी दिया, तो ये वाला चीज तो हम लोग ने पहले भी एक दो जगह पे किया है। सर कैसे करते थे? याद है, D0 दिया होता था, हमें D1 निकालना पड़ता था, तो हम क्या करते थे? D0 ब्रैकेट में 1 + G, ये करके हम लोग D1 पे आ जाते थे। अब यहाँ पे थोड़ा किस्सा और बदलेगा। यहाँ पे चीजें कैसी चलेगी कि फॉर एग्जाम्पल उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर मैं डिस्कशन पे लेके चलता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है, फ्यूचर में आपको जो भी डिविडेंड चाहिए वो फ्यूचर डिविडेंड एन इज इक्वल टू D0 यानी आज करेंट ईयर का डिविडेंड ब्रैकेट में 1 + G टू द पावर n, यानी आपको कितने साल बाद डिविडेंड चाहिए आप उसको पावर n में लगा दो और ये जो G होगा इसको आप डेसिमल्स में लिखोगे। ठीक है, चलो डिस्कशन कर लेता हूँ मैं इसके रिगार्डिंग ताकि आपको चीजें समझ में आए। डिस्कशन देख लो, दिख रहा है ना? ठीक है, देखो डिस्कशन नोट्स में प्रॉब्लम क्या है सर, पहले हमको बताओ कि हमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ना D0 क्वेश्चन में दिया होगा, यानी करंट ईयर का डिविडेंड दिया होगा। फॉर एग्जांपल ईयर 0 का आपको डिविडेंड दिया होगा और आपको क्वेश्चन में ना ग्रोथ रेट भी दिया होगा। आपको क्वेश्चन में जो ग्रोथ रेट है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं दिया होगा तो कैसे निकालते ग्रोथ रेट, उसके पहले भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको 5 साल पहले का डिविडेंड दिया है और अभी का डिविडेंड दिया है तो दोनों को कंपेयर करके कैसे ग्रोथ में निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ग्रोथ रेट दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन बोल देगा या तो आप ग्रोथ या तो आप डिविडेंड एट द ईयर एंड 5 निकालो, या तो डिविडेंड एट द ईयर एंड 6 निकालो, या तो डिविडेंड ईयर एट द एंड 10 निकालो। तो अगर हमें करंट ईयर का डिविडेंड पता है, ग्रोथ रेट पता है, तो कैसे हम कुछ टाइम बाद आफ्टर सम ईयर लेटर ऑन डिविडेंड निकालें? तो उसका फॉर्मूला होता है कि वॉट एवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 ईयर्स लेटर ऑन बाद डिविडेंड निकालना है तो D5 इज इक्वल टू आप D0 कर देना जो करंट ईयर का डिविडेंड है ब्रैकेट में 1 + G, उसके अंदर ग्रोथ मल्टीप्लाई करेंगे और टू द पावर n। पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, dn इज इक्वल टू D0 1 + G टू द पावर n। अब अगर मुझे आफ्टर 5 ईयर्स वाला डिविडेंड चाहिए तो मैं dn के जगह पे क्या लिखूंगा? n मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो मैंने D5 लिख दिया इज इक्वल टू D0 एज इट इज आएगा और ये 1 + G टू द पावर n, n के जगह पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर मैं इसमें वैल्यूज पुटअप करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। अगर मैं अनदर एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 ईयर्स बाद का डिविडेंड चाहिए। कब का डिविडेंड चाहिए मुझे? 7 ईयर्स बाद का। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? D7 करूंगा इज इक्वल टू D0 जो करेंट ईयर का डिविडेंड है वो हो गया 1 + G टू द पावर n। n में क्या आएगा मेरा? 7 आएगा। ठीक है, समझ गया? फॉर्मूला कैसे आया वो समझा? मतलब ये कुछ नहीं, अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो इट इज नथिंग बट योर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R टू द पावर n, यही फॉर्मूला है। बस यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे D0 रख दे हम लोग, 1 + तो एज इट इज है,
आर के जगह पे हम लोगों ने ग्रोथ रेट रख दिया और एन के जगह पे कितने टाइम बाद आपको चाहिए वो रख दिया, दैट्स इट। चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको इस कंसेप्ट का थोड़ा ग्लिम्स पता चले कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो कंसेप्ट नोट्स में मैंने एग्जांपल लिया है मैं उन्हीं को सॉल्व करके आपको बताता हूँ ताकि जब आप कंसेप्ट नोट पढ़ोगे तो आपको इजी टू कैच हो जाएगा। देखो 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 ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी क्यूट, जिस तरह आप क्यूट हो उस तरह क्वेश्चन भी बहुत क्यूट है। देखो पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, देखो करंट डिविडेंड कितना है 100 रुपीज, ग्रोथ रेट कितना है 15%, यानी ये जो डिविडेंड है 15% से ईच ईयर इंक्रीज होने वाला है। डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना है डिविडेंड एट दैट थर्ड ईयर, आपको थर्ड ईयर के एंड में एक डिविडेंड फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको 6th ईयर के एंड में डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो मुझे कितना डिविडेंड फाइंड आउट करना है, दो टाइप ऑफ डिविडेंड। एक जो डिविडेंड मुझे फाइंड आउट करना है, एक जो मुझे डिविडेंड फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ईयर 3 डिविडेंड। क्या इस ईयर 3 डिविडेंड को मैं D3 बोल सकता हूँ? यस सर बोल सकते हो आराम से। तो D3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेता हूँ चलो आपके लिए। dn इज इक्वल टू D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी टू द पावर n, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट अप करता हूँ, मुझे डिविडेंड कब चाहिए 3 इयर्स लेटर ऑन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा D3 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी का वैल्यू क्या पता चलेगा, ये देखो 15%, और इस 15% को मुझे डेसिमल्स में लिखना है। तो अगर मुझे ग्रोथ रेट इन डेसिमल्स चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 15 डिवाइड बाय 100 और जिसका आंसर आता है 0.15। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.15। ओके, अब n पे क्या आएगा, यहाँ की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू द पावर 3। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे। तो चलो वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। D3 एज इट इज, D0 कितना है, जो करंट ईयर डिविडेंड होता है उसे हम D0 कहते हैं, यानी ₹100 इज नथिंग बट योर D0। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 1 प्लस 0.15 टू द पावर 3। क्लियर है? ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। 100 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 0.15 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.15 टू द पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? चलो उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, 1.1.15 का पावर निकालूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो इसमें क्या होगा 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.15 3 टाइम्स है ना, तो मैं ऐसा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 1.15 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1.15 मल्टीप्लाई 1.15 मल्टीप्लाई 1.15, ठीक है। करेंगे अपन कैलसी पे ऐसे 1.15, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट लिख देना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको शॉर्टकट ट्रिक भी चाहिए कि कैसे इसका वैल्यूज निकालते हैं। इसके पहले मैंने बहुतों के बताया पहले के सेशंस के अंदर, बट फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो इसी के ऊपर चाहिए, इसके शॉर्टकट ट्रिक बता दो तो बता देना, कमेंट डाल देना, तो फिर मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं अप टू 3 डेसिमल्स तक लिखूँ तो 1.5208 हो रहा है। अगर मैं इसे 3 डेसिमल्स तक करना चाहूँ तो 1.521 हो जाएगा, और इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो 152.10 हो जाएगा। और अगर मैंने इसको 4 डेसिमल्स तक किया, देख लेते कंसेप्ट नोट्स में। अच्छा, कंसेप्ट नोट्स में मैंने 12520 है, 1.15 2 1.15। हाँ, इसका रियल जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.520875। तो अगर मैं इसको अप टू 4 डेसिमल तक लेता हूँ तो आ जाएगा 125209, ठीक है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई 1.5209, तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 मल्टीप्लाई 1.5209, तो इसका आंसर आ जाएगा 152.09, ठीक है। तो अगर मेरा ईयर डी का, अगर मेरा ईयर 0 का डिविडेंड 100 रुपीज है एंड ग्रोथ रेट इज माई 15%, तो आफ्टर 3 इयर्स जो डिविडेंड होगा वो कितना होगा 152.09, ठीक है। क्लियर है? समझा? ये चीज एकदम इजी था, कुछ नहीं किया था सर हम लोग ने,
बस हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया और कुछ टाइम बाद का डिविडेंड निकाला। तो आपको ये निकालने आना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम में करंट ईयर का डिविडेंड दिया है और बोला है कुछ टाइम बाद का डिविडेंड, फॉर्मूले में कुछ ऐसे चीजें बनती है जहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद का डिविडेंड निकालने आएगा, तो आपको ये आंसर निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं आपको ईयर 6 का भी निकाल के बता देता हूँ। ईयर 6 निकालने के लिए, D6 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D0 1 प्लस टू द पावर 6। फिर D0 हमारा 100 है, 1 प्लस G इज 1.5 टू द पावर 6। ठीक है, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, 100 एज इट इज है, ये ऐड हो जाएगा 1.15 टू द पावर 6 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे 1.15 टू द पावर 6 का, तो 1.15 6 टाइम मल्टीप्लाई 1.15 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ रहा है 2. इसका जो आंसर आ रहा है 1.15 टू द पावर 6 का, 1.15 टू द पावर 6 का वो आ रहा है 2.31306। तो अगर मुझे अप टू 4 डेसिमल तक करना है तो मैं कर सकता हूँ 2.31331। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.3131। गॉट इट? अब क्या करूँगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा आंसर हो जाएगा 231.31। तो आपको पता चल गया कैसे, अगर हमें करेंट ईयर का डिविडेंड है, ग्रोथ रेट दिया है और अगर हमें कुछ टाइम बाद का डिविडेंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, नोट्स पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। सेम चीज मैंने यहाँ पे सॉल्व कराई है आपको। इफ करेंट ईयर डिविडेंड इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट, चलो मैं यहाँ पे वी नीड टू भी लिख देता हूँ, and we need to find out future dividend amount and growth rate is also given. In that case फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्यूचर डिविडेंड एन, जो भी आपका फ्यूचर डिविडेंड रहेगा वो आप लिखोगे। यहाँ पे आप फ्यूचर डिविडेंड DN ही लिख सकते हो तो भी चलेगा, पर ठीक है समझने के लिए अगर चाहिए तो इससे मैं दूसरे शब्दों में कैसे लिखते हैं वो लिखा देता हूँ, DN। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल और लिख देते हैं यहाँ पर, तो आप फ्यूचर डिविडेंड एन लिखो या फिर और DN लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, ये अक्सर ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस नोट्स का, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको ये नोट्स वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो जाओ, एक डाउट डिस्कशन बॉक्स टेलीग्राम चैनल है वो भी है, दोनों में ज्वाइन हो जाओ। कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने से फायदा ये होगा कि जो भी आने वाली वीडियोस है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो so that is एग्जाम्पल, करेंट डिविडेंड 100 है, ग्रोथ रेट 15%, फाइंड आउट थर्ड ईयर का डिविडेंड एंड सिक्स्थ ईयर का डिविडेंड। सेम चीज मैंने भी यहाँ पे किया है, D3 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G टू द पावर 3, देन 100 एज इट इज लिखा, 1 प्लस G के जगह पे डेसिमल्स लिख दिया और टू द पावर 3 लिख दिया। ठीक है, वो होने के बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो 1.15 आया एंड टू द पावर 3 एज इट इज। फिर इसका वैल्यू निकाले तो 1.5209 आया, उसको मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को D3 का वैल्यू मिल गया। दैट्स इट, सिंपल। D6 कैसे निकाला आफ्टर डिविडेंड ईयर 6, कुछ नहीं, D0 1 प्लस G टू द पावर n में 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का वैल्यूज लिख देंगे, सारे वैल्यूज पुटअप करेंगे, वैल्यूज पुटअप करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.15 आ जाएगा, एंड 1.15 टू द पावर 6 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2.3131, और उसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें D6 का वैल्यू मिल जाएगा, हमें D6 का वैल्यू मिल जाएगा। D6 इज इक्वल टू 231.3। ठीक है, तो आपको ये वाला कंसेप्ट समझा कि अगर आपको करेंट ईयर का डिविडेंड दिया आफ्टर सम टाइम बाद अगर आपको डिविडेंड बोला निकालना है तो कैसे निकालते हैं। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ने में मैं आपको पहले मसला बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम बताता हूँ फिर सॉल्यूशन पे ले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में ना जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपको, मैं सही दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ? हाँ सर, अच्छे तो दिखोगे ना, अच्छा ये दिखने का। ठीक है, कैसे भी हो हमेशा अच्छे दिखो। ठीक है, चलो देखो प्रॉब्लम क्या है सर, हमें चीजें पढ़नी क्या है। देखो क्वेश्चन में ना आपको ना ग्रोथ रेट दे देगा, ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे देगा, ठीक है,
ग्रोथ रेट देगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देगा और डिविडेंड भी बोलेगा कि आफ्टर टाइम डिविडेंड इतना है, और आपको बोलेगा ना आप इक्विटी शेयर की प्राइस निकालो, आप इक्विटी शेयर की प्राइस निकालो आफ्टर सम इयर्स, आप इक्विटी शेयर की प्राइस निकालो आफ्टर सम इयर्स। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्या करेगा, डिविडेंड भी दे देगा, डिविडेंड हालांकि डिविडेंड देगा नहीं, हमें निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालना है उसका मैंने आधा स्टेप आपको बता दिया, तो आप यहाँ से समझ जाओगे। तो सपोज करो आपको डिविडेंड पता है, ग्रोथ रेट भी पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पता है, अब आपको बोलेगा कि प्राइस निकाल के बताओ। ये अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आपको किसी इक्विटी शेयर का प्राइस निकालने बोला जाए तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो बता। अब ये जो फॉर्मूला डिराइव में करने जा रहा हूँ एक्चुअल में इसका अलग अलग तरीके से निकलता है, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस, ताकि आपको ये समझ में आए चीजें कैसी चल रही है, इसके लिए मैं आपको यहाँ से डिराइव करके बता दे रहा हूँ, बट एक्चुअली में इसका डेरिवेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है। बट जस्ट ओनली मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ कि जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस मैं आपको ये चीजें कैसे आ रही है वो बता रहा हूँ। आपको सिर्फ एंड में फॉर्मूला समझ के रखना है कि हाँ अगर मुझे प्राइस आफ्टर सम इयर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, प्राइस आफ्टर सम इयर्स निकालना है उसका फॉर्मूला ये बनेगा, दैट्स इट। वैल्यू पुट अप करना है, आंसर निकालना है, काम खलास, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा नहीं सोचना। देखो आप लोगों को याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था के इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस, अरे के इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। पढ़ा था ऐसा, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद तो आ रहा है, पढ़ा था। रेफरेंस दिखाओ ना एक बार। चलो आपको मैं रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। हालांकि ये फॉर्मूला जो डिराइव हो रहा है उसका तरीका अलग है, बट जस्ट पर आपको सिंप्लीफाई हो जाए उसके लिए मैं यहाँ से डिराइव करके बस आपको बता रहा हूँ। ये तो हम पूरा आगे आ गए हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आजा आजा आजा, ये रहा, देखा के इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी, ठीक है। अगर मुझे के फाइंड आउट करना है, अब मैं बोलता हूँ इसका मीनिंग क्या निकलता था। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी वन मतलब डिविडेंड एट द ईयर जीरो, एट द ईयर वन, एंड पी जीरो क्या होता था, प्राइस एट ईयर जीरो, एक साल पहले प्राइस क्या है वो, एंड जी अपना ग्रोथ रेट होता था। अब अगर मैं इसी को तोड़ना चाहूँ, मैं बोलूँ मुझे ना ये वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये वाली, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, के को वहीं पे रखूंगा, ये जो प्लस जी है वो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस जी बन जाएगा, ठीक है। एंड डी वन अपॉन पी जीरो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये क्या किया समझा, कुछ नहीं किया, बस जी को वहां से लाया यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। आगे देखो, मैं बोल रहा हूँ मुझे ना पी जीरो की वैल्यू चाहिए, पी जीरो, तो आपको इतना तो पता होगा अगर यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ पी जीरो के माइनस जी इज इक्वल टू डी वन। ये क्लियर हुआ डी वन कैसे आया, मतलब ये फॉर्मूला में मैंने कुछ नहीं किया, बस पी जीरो को यहाँ से जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे चाहिए सिर्फ पी जीरो, तो मैंने पी जीरो को यहीं पे रखा और डी वन यहाँ कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के ई माइनस जी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। इसका मीनिंग क्या निकलता है, अगर मुझे प्राइस पता करनी है इक्विटी शेयर की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के ही ले रहे हो तो इक्विटी शेयर की प्राइस एट ईयर जीरो, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा डिविडेंड बताओ ईयर वन का क्या है, उसको डिवाइड कर देना कॉस्ट ऑफ इक्विटी से और माइनस कर देना ग्रोथ रेट, और ये दोनों चीजें आपको इन डेसिमल्स में लिखनी है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें आपको इन डेसिमल्स में लिखनी है। अब अगर मैं आपको बोलूं पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी है, ठीक है, मतलब अगर मुझे ईयर जीरो का प्राइस चाहिए तो मैं डिविडेंड क्या कर रहा हूँ, अगले साल का ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे पी वन चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डी टू कर दूंगा, यस, और यहाँ पे के ई माइनस जी तो एज इट इज लिखूंगा, ऑफकोर्स हाँ। तो क्या मैं इससे ऐसा डिराइव कर सकता हूँ कि मुझे जो ईयर का प्राइस चाहिए दैट इज पी एन, उसके अंदर जो भी डी एन होगा उस डी एन में वन प्लस कर देना, यानी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लेना, वो डिवाइड बाय के ई माइनस जी। ये भी तो लिख सकता हूँ ना, कि नहीं लिख सकता हूँ, एकदम सिंपल। देखो मुझे पी वन चाहिए था तो उसका फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया फिर, डी टू अपॉन के ई माइनस जी, क्योंकि पी जीरो में क्या हो रहा था, डी वन अपॉन के ई माइनस जी, यानी एक साल बाद का डिविडेंड। तो अगर मुझे प्राइस एक साल बाद की चाहिए तो मुझे डिविडेंड उसके अगले साल का चाहिए होगा, मुझे सेकेंड ईयर का डिविडेंड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टू अपॉन के ई माइनस जी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ
कि मुझे जिस शेयर की प्राइस चाहिए पी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस वन, उसमें वन प्लस करूंगा और डिवाइड बाय के माइनस जी कर दूंगा। तो मेरा फॉर्मूला डिराइव होता है ये कि अगर मुझे किसी भी ईयर का प्राइस चाहिए होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे प्राइस चाहिए इक्विटी शेयर्स की आफ्टर 4 ईयर्स, और मैंने फॉर्मूला लिख दिया पी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस वन डिवाइड बाय के माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्चुअल में, तो ये बन जाएगा पी फोर इज इक्वल टू डी फोर प्लस वन डिवाइड बाय के माइनस जी, और इसको मैं फर्दर बोलूंगा तो ये हो जाएगा पी फोर इज इक्वल टू डी फाइव हो जाएगा, क्योंकि फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा एंड डिवाइड बाय के माइनस। गॉट इट। चलो अगर मैं बोलूँ अगर मुझे प्राइस जाननी है प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, इक्विटी वाले, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा P8 इज इक्वल टू D9 डिवाइड बाय के माइनस जी। सिंपल है, यही तो मैं कर रहा था, समझा। और ये जो भी के माइनस जी होगा उसको मैं किस में लिखूंगा, इन डेसिमल्स में लिखूंगा। गॉट इट। ये चीज समझा, ये चीज मुझे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसके बहुत रिलेवेंट है, और ये चीज आपको ना सीए फाइनल लेवल में भी बहुत हेल्प करने वाला है, इसके लिए मैं चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका लगे हाथ सीए फाइनल का भी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत तो हो रहा है। चलो अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बेस एक बार बन जाए ना, फिर क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, आपको फिर क्वेश्चन में तकलीफ नहीं आएगी ज़्यादा, आप बोलोगे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है ऑटोमेटिकली। चलो देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देते हैं। देखो करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो है 12.76 रुपीज, यानी करंट ईयर डिविडेंड मतलब क्या हो गया D0। ओके, ग्रोथ रेट है 5%, ग्रोथ रेट कितनी है 5%, यानी जो जी है इट इज नथिंग बट योर जी। उसके बाद बोला है के भी दे दिया हमें 32.5%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे दिया। तो मैंने बोला था ना आपको तीन चीज देंगे, एक तो करंट ईयर का डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड या फिर डिविडेंड बता देंगे, फिर ग्रोथ रेट बता देंगे और के बता देंगे, ठीक है। आगे देखो, फाइंड आउट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर 3 इयर्स, और ये बता रहा, अब आपको बोल रहे हैं कि फाइंड आउट करो इक्विटी शेयर की प्राइस 3 साल बाद एंड आफ्टर 6 ईयर। तो चलो कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हो सर। देखो दोनों एग्जांपल है, फर्स्ट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E3 इज इक्वल टू D4 डिवाइड बाय के माइनस वी, यही तो बनेगा आंसर, यही बनेगा। चलो वेरी नाइस। अब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, P3 तो एज इट इज रहा, D4 निकालना है। देखो क्वेश्चन में D4 दिया है क्या, डिविडेंड एट द ईयर 4 दिया है क्या, नहीं दिया है। तो जब डिविडेंड एट द ईयर 4 नहीं दिया है, हमें डिविडेंड दिया है ईयर 0 का और ग्रोथ रेट भी दिया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम लोग D4 को सॉल्व करेंगे, पहले हम D4 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो D4 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, D0 1 प्लस जी टू द पावर n, ये तो निकाल रहे थे, यही कर रहे थे ना हम। फॉर्मूला क्या बन रहा था हम लोग का, जो भी dn होगा, तो इसको फर्दर लिखूंगा तो 1 प्लस जी D0 1 प्लस जी टू द पावर 4। यस, ये डिविडेंड वाला फॉर्मूला बन गया। यहाँ से मैंने क्या किया, जो भी D4 का वैल्यू था, इस D4 की वैल्यू को, चलो अगर आपको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस सेम चीज में हम लोग ये कर लेते हैं। देखो जो D4 का वैल्यू है वो क्या बन गया, ये बन गया D0 1 प्लस जी टू द पावर n, जैसे कंसेप्ट नोट्स में हम लोग ने किया था कि अगर आपको कुछ ईयर 0 का डिविडेंड दे दिया और आपको कुछ टाइम बाद वाले डिविडेंड में पहुंचना है, तो फॉर्मूला बनेगा dn इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी टू द पावर n। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हाँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे D4 के जगह पे इसको एक्सपांड कर दिया कि D4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, D4 की वैल्यू निकलेगी D0 1 प्लस जी टू द पावर n। तो जस्ट उसको फॉर्मूले में लिख देंगे हम लोग, फिर P3 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी टू द पावर n डिवाइड बाय के माइनस जी, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा D0 1 प्लस जी टू द पावर 4, क्योंकि D4 था तो यहाँ पे पावर 3 नहीं आएगा, याद रखना, यहाँ पे हम लोग डिविडेंड का निकाला तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा एंड इट इज डिवाइड बाय के माइनस जी। अब तक हम लोग फॉर्मूले में ही खेल रहे हैं, अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। D0 कितना है क्वेश्चन में,
12.76। तो D0 आपका हो जाएगा 12.76, 1 प्लस जी। जी की रेट कितनी है, ग्रोथ रेट 5% है। तो 5% को अगर मैं डेसिमल्स में लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, 5 डिवाइड बाई 100, एंड फर्दर सॉल्व करूंगा तो 0.05 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0.05 टू द पावर 4 एंड होल डिवाइडेड बाय के माइनस जी। के कितना है, 32.5। तो ये जो 32.5 है, इस 32.5% को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या बन जाएगा, 0. अगर मैं उसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या बन जाएगा, 0.325। इसका आंसर आ जाएगा 0.325 माइनस 0.05। डेसिमल्स में जी लिख दिया। अब बस कुछ नहीं, इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12.76 एज इट इज, देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.05 टू द पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.325 माइनस 0.05, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.275। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे 1.05 टू द पावर 4 का, 1.05 टू द पावर 4 का 2 3 4 अप टू 2 डेसिमल तक लेते हैं तो ये हो जाएगा 12.76, 1.21, 5506 आ रहा है तो मैं इसको 216 कर देता हूँ एंड डिवाइड बाय 0.275। चलो अब क्या करेंगे, सिंपल है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। तो 12.76 मल्टीप्लाई बाय 1.216, ठीक है, डिवाइड बाय 0.275। तो आपका आंसर आ रहा है 56.42 224 समवेयर अराउंड। ये मेरा क्या बन गया, प्राइस एट द ईयर 3। समझा ये चीज कैसे किया, चाहिए तो एक बार देख लो। चलो हल्के हल्के देखो, हल्के हल्के देखो, हल्के हल्के। ये लो, ठीक है। अगर आप लोग कंसेप्ट नोट मेरे साथ लिख रहे हो तो आप देख सकते हो। चलो एक बार मैं P6 निकालता हूँ, फिर पूरा कंसेप्ट नोट एक बार आपको दिखा दो, ठीक है। तो इसका आंसर वही है क्या, हाँ 56.4, यस 56.4 राइट है। चलो अब हम लोग ईयर 6 का भी प्राइस निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ईयर 6 का कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो समझ गया, ईयर 6 यहीं पे कर लेते हैं। डिजिटली भी जगह बचाओगे कैसे, क्या फर्क पड़ता है, बचा लेते जगह बच रहा है तो। चलो देखो, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, P6 इज इक्वल टू D7 डिवाइड बाय के माइनस जी, यही बनेगा, यस सर यही बनेगा ऑफ कोर्स। फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या मैं D7 का मुझे वैल्यू तो यहाँ पे दिया नहीं है कि डिविडेंड आफ्टर 7 ईयर्स कितना होने वाला है, तो इससे कैसे निकालना पड़ेगा, सेम D0 1 प्लस जी टू द पावर 7 डिवाइड बाय के माइनस जी। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, D0 की वैल्यू 12.76 है, यस, देन ब्रैकेट में 1 प्लस जी, जी कितना था हम लोग का 0.05 टू द पावर 7 होल डिवाइड बाय के कितना था 0.325 माइनस 0.05 जी की वैल्यू। ये कुछ नहीं किया सर, ये सिर्फ मैंने आपकी जो भी वैल्यूज थी सब पुट अप कर दी, ठीक है। आई एम जस्ट पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर। देन फर्दर ऑन मैं क्या करूंगा, आप 12.76 ब्रैकेट में 1.05 टू द पावर 7, ठीक है, एंड डिवाइड बाय, इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आ रहा था 275, वही आ रहा था ना। अब क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। 1.05 का पावर 7 था, 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर आ रहा था 12.76 एज इट इज ब्रैकेट में 1.407, ठीक है। अप टू 3 डेसिमल, तो इसका ये वैल्यू आ रहा है डिवाइड बाय 0.275। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे अब, सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई देन इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12.76 मल्टीप्लाई बाय 1.407 डिवाइड बाय 275, तो इसका आंसर आ गया रुपीज, इसका आंसर आ गया रुपीज 65.28
65.48 समवेयर अराउंड, तो आप लोग इसको ₹65.28 कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द प्राइस आफ्टर 6 ईयर्स, 65.28। देख लेते हो वही आंसर है कि नहीं, यो यस। चलो, तो आप लोग को समझ गया कैसे हम लोग, तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई। पहली चीज तो ये बताई कि अगर आपको डिविडेंड एट द ईयर 0 दिया है और ग्रोथ रेट दिया है, आफ्टर सम ईयर्स अगर उसने बोला डिविडेंड फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करना वो बता दिया। दूसरा, अगर आपको डिविडेंड दिया है, ग्रोथ दिया है और केई दिया है और बोला है प्राइस निकालना है कुछ साल बाद, तो वो भी कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया। एक बार आप कंसेप्ट में आपको दिखा लेता हूँ, वीडियो पॉज करके अगर आपको लिखना है, अगर आपको ऐसा है कि आपको सारे नोट्स लिखने तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप रीड कर लो, तो सो दैट आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। देखो वीडियो पॉज करके देख लो मस्त में। ये लो, एंड अब फाइनली यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्या हुआ? सॉरी, बहन आ जाती है परेशान करने, जिसके घर में हमें पता है। चलो, अब फाइनली हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व, और आपका पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद इलस्ट्रेशंस विद क्वेश्चन हो जाएगा खलास। क्या हो जाएगा? खलास, एकदम मक्खन तरीके से खलास करेंगे। आ जाओ सब लोग, अपना मॉड्यूल ओपन कर लो, एकदम तबादब मॉड्यूल ओपन हो गया सर, एक नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ सब लोग, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सर, आ गए आ गए आ गए। चलो बुक ओपन कर लो, सॉल्यूशन नोट्स ओपन कर लो, सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे देख लेना, पहले एक बार मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। घाई मत करना, घाई करोगे तो मैंने हमेशा समझाया, घाई में शहनाई बजाओगे तो फिर आवाज अच्छी नहीं आती, और आवाज अच्छी नहीं आएगी तो फिर सुनने वाले को मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो घाई में शहनाई नहीं बजाना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन नोट्स ही है ना? यस। चलो, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो एक बार देख लो क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल, उसके बाद सॉल्व करूंगा, फिर जैसे एक पार्ट सॉल्व कराऊं उसके बाद सॉल्व करना, फिर पार्ट सॉल्व कराऊं उसके बाद सॉल्व करना, और ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा खत्म। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला। अ कंपनी इश्यूज दो 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर। सबसे पहली बात तो ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है, ओके, ऑफ 100 ईच। ये जो 15% है ये क्या है? इसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। ऑफ 100 ईच, 100 ईच क्या हो गई इसकी? 100 ईच इसकी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं हो गई, फेस वैल्यू हो गई, ठीक है। 100 रुपीज की क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है।
एट ईच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, जो 6 ईयर्स है उसका एन का वैल्यू हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब मैच्योरिटी जब होगा ना, तो इस पूरे के पूरे डिबेंचर को एक डिबेंचर के बदले 2 इक्विटी शेयर दे देंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है कि कन्वर्जन रेट कितना है, 2 इक्विटी शेयर्स का, ये भूलना मत। क्वेश्चन में बोला है 2 इक्विटी शेयर देंगे, उसके बाद क्या बोला है, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, तो ये आपने CAPM पढ़ा, CAPM वहां का रेफरेंस आ रहा है। RF इज 10%। देन मार्केट रिस्क प्रीमियम, सामने से बोला है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम 18%। चलो इसके पहले मैं ना जब ये सॉल्व कराऊंगा ना, मैं आपको एक बार CAPM रिवाइज कराऊंगा, फिर इसका KE निकालेंगे, ठीक है। तो ये 18% क्या है वो भी देखेंगे। बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.25, तो बीटा का वैल्यू 1.25, एंड द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 12.76 पर शेयर, और उसने डिविडेंड पे किया है इतने का, यानी ये D0 है। एंड 5 years ago, 5 साल पहले, इट पेड डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर, और 5 साल पहले उसने डिविडेंड 10 रुपए का दिया था, ठीक है, यानी 5 साल पहले 10 रुपए दिया था और आज के रेट में 12.76 का। गॉट इट। और फ्लोटेशन कॉस्ट है 5% ऑफ इशू अमाउंट। अब इशू अमाउंट हमें पता ही है कि ये एट पार पे इशू हुआ है, तो 100 रुपीज का अब लोग 5% इशू अमाउंट फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। ओके, अब बोला है सेकंड वाला क्वेश्चन, 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर। एक काम करते हैं, पहले ना ये वाला सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और सामने से बोला है कॉर्पोरेट का टैक्स रेट 40% एज्यूम करना, ठीक है, कर लेंगे एज्यूम, कोई बात नहीं है। एंड फिर दो बात और बोली है, कैलकुलेट करना कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। जो आपको इसको सॉल्व करना है ना, वो अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। सर अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, और प्रेफरेंस शेयर YTM यूज करना है, ठीक है। चलो तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड पे एक बार लेके जाकर रिवाइज करा लेता हूँ, और CAPM भी रिवाइज कराता हूँ। बाद में प्रेफरेंस शेयर्स पे आएंगे, जो प्रेफरेंस शेयर्स वाला सॉल्व करेंगे। और देखो मैंने बोला था कि एग्जाम में आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया होता है, वो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस में देखना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्यों दिया है पता है, सेकंड वाले इसके लिए दिया हुआ है। और नीचे आप जाओगे तो आपको देखो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी दिया हुआ है। ये क्यों दिया है पता है, हमें डिविडेंड 5 साल पहले का दिया है, फिर आज का डिविडेंड दिया है, वो दोनों को कंपेयर करके हमें ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है, उसके लिए उसने ये वाला टेबल भी आपको दे दिया है। और ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, जो हम लोग करते हैं ना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर में जो जाते हैं, वो टेबल आपको यहाँ पे दे दिया है। तो हम लोग इसी टेबल का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज एक बार दिखा देता हूँ। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या था सर, बता दो, अप्रोक्सीमेशन मेथड बता दो प्लीज 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 प्लीज। अप्रोक्सीमेशन मेथड ये रहा आपका, ये देखो ये था, मैंने बताया था रिडीमेबल डिबेंचर अगर आपको निकालना है तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकते हो। वो कैसे होता था, अगर सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा डिडक्शन है तो फॉर्मूला क्या बनता था, KD इज इक्वल टू I 1 माइनस T प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। और अगर डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन भी टैक्स डिडक्टेबल है तो जस्ट 1 माइनस T यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाता है। ये हो गया मेरा अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर आपको ये सब नहीं पता है, सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ईच लेक्चर यूट्यूब पे डले हुए हैं, और आपके पूरे इसमें सीरीज में भी है, तो पूरा देखते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस पे आ रहे हो ना तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझेगा, बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने मत आ जाना, पहले देख लेना क्या होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। फिर भी आप देखना चाहो ये क्वेश्चन तो देख सकते हो एट योर ओन रिस्क, बट समझ तो जाएगा ही। तो देखो ये CAPM मॉडल है, और CAPM मॉडल में हम क्या निकालना सीखते हैं, के निकालने का फॉर्मूला क्या बताता है, ये रिस्क फ्री रेट लेना है प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करना है किसको, मार्केट में जो रेट है माइनस उसमें से RF करेंगे उससे, तो RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस RF, तो हमें मिल जाता है KE, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इसके अंदर क्या क्या चीजों को क्या क्या बोला जाता है वो भी मैंने बताया है आपको, कि देखो KE बोला जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, RF मतलब रिस्क फ्री रेट, बीटा मतलब बीटा कोएफिशिएंट, क्वेश्चन में दिया होता है बीटा लिख देगा, समझ जाना बीटा का वैल्यू है। एंड RM क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, कि मार्केट में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। एंड RM माइनस RF क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना
तो ये क्वेश्चन में मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है, कहाँ भाग गया, ये रहा। इस क्वेश्चन ने आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दें, यानी जो 18% है ना, ये 18% जो वैल्यू है ये आर एम माइनस आर एफ दे दिया, यानी जो 18% है ये 18% इसने डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे दी है। तो आपको कुछ आर एम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे दी है। आर एम माइनस आर एफ की वैल्यू क्वेश्चन ने खुद दे दी है, दैट इज मार्केट रिस्क का प्रीमियम। ये यहाँ पे कैच है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल थोड़ा गिवन लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। चलो पहले मैं गिवन लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं के ही निकालूंगा और के ही निकालने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। स्टार्ट करो क्या, सर करो ना, हम क्या डरते हैं क्या। चलो गिवन लिखता हूँ। फर्स्ट केस गिवन, कितना परसेंट डिबेंचर है, डिबेंचर इज 15%। तो जो आपका डिबेंचर है दैट इज 15% डिबेंचर, ठीक है। 15% क्या है मेरा डिबेंचर, देन मेरा फेस वैल्यू है ₹100 का, ओके। मैच्योरिटी पीरियड जो n है वो 6 ईयर्स है। वो होने के बाद ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल रेट भी मुझे दिया है, दैट कन्वर्टिबल रेट इज 2 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर मतलब आज से 6 साल बाद मुझे 2 इक्विटी शेयर मिलेगा, एक 1 ईच के बदले। एंड रिस्क पीरियड, अब जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो भी लिख देता हूँ। आर एफ इज 10% एंड आर एम माइनस आर एफ इज 18%। देन बीटा का वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू है 1.25, ओके। एंड द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹12.76%। और कंपनी ने जो करंट डिविडेंड दिया है, द करंट डिविडेंड इज 12.76 and 5 years ago it paid dividend, and 5 years ago यानी 5 साल पहले, एंड 5 years ago उसने जो डिविडेंड पे किया वो 10 रुपीज का है एंड फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। चलो वेरी नाइस, फ्लोटेशन कॉस्ट, सो द फ्लोटेशन कॉस्ट is 5% ऑफ इशू प्राइस। मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत मजा आएगा, ध्यान दो। स्टार्ट करेगा, आंसर स्टार्ट करो ना। तो इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है आपको यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो चलो अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं तो फॉर्मूला लाऊंगा कि मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है। फॉर्मूला क्या है, अरे कहाँ भागता फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। अब इसमें इशू तो प्रीमियम पे हुआ नहीं है, ना रिडीम हो रहा है डिस्काउंट पे, है ना। डिस्काउंट पे इशू नहीं हो रहा है ना प्रीमियम पे, ऐसा कुछ हो रहा नहीं, और बोला भी नहीं है कि टैक्स डिडक्टेबल है करके। तो इन चीज़ों को मैं ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड टैक्स रेट भी लिख दूंगा मैं, डोंट वरी। चलो तो पहले तो फॉर्मूला तो चलो आ गया, देख लेंगे क्या क्या चीजें अभी हमारे पास अवेलेबल है। जो चीज अवेलेबल नहीं होगी पहले उसको निकालेंगे। तो हमारे पास टैक्स रेट भी दिया है, एंड द टैक्स रेट इज क्वेश्चन के अंदर 40%। तो आपको 40% का टैक्स रेट भी दिया है, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। जो चीजें नहीं है ना पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो क्या हम लोग के पास आई दिया हुआ है, यस आई तो दिया हुआ है, 1 तो एज इट इज लिखना है। क्या टी दिया हुआ है, हाँ टैक्स रेट भी दिया हुआ है, चलो। क्या हमारे रिडीमेबल वैल्यू हमें पता है क्या, खुद सोचो जरा। रिडीमेबल वैल्यू से रिडीम किस पे होने वाला है पहले वो तो समझाओ हमको। देखो ये बोल रहा है कि रिडीम होगा आज से 6 साल बाद 2 इक्विटी शेयर के वैल्यू पे, यानी एक डिवेंचर के बदले 2 इक्विटी शेयर देंगे। ठीक है सर 2 दे देंगे,
बट जो 2 इक्विटी शेयर देंगे उसके लिए इक्विटी शेयर का प्राइस निकालना पड़ेगा। हाँ सर निकालना पड़ेगा। इक्विटी शेयर का प्राइस कब निकालना पड़ेगा सर? इक्विटी शेयर दे कब रहे? इक्विटी शेयर दे रहे आज से 6 साल बाद, तो इक्विटी शेयर का प्राइस भी तो आज से 6 साल बाद निकालना पड़ेगा ना। अरे हाँ सर आज से 6 साल बाद इक्विटी शेयर, यानी यहाँ पे P6 निकालना पड़ेगा क्या? हाँ यहाँ पे P6 निकालना पड़ेगा। ठीक है तो पहले P6 निकालते हैं। चलो अगर P6 निकालना पड़ेगा तो पहले P6 निकालते हैं। हमें निकालना पड़ेगा P6, तो यहाँ पे आप लोग एक नोट डाल देना वर्किंग्स करके। फॉर्मूला ऐसे ही रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फॉर्मूला लिखते हो नीचे वर्किंग करना चालू करते हो, इससे कोई एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ये फॉर्मूला एक बार नीचे कॉपी पेस्ट और कर देना। जब आप रियल में जब सारे वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो, फिर से एक बार कॉपी पेस्ट नीचे लिख के वापस सॉल्व कर लेना। तो हमें सर निकालना पड़ेगा P6, और P6 का फॉर्मूला बनेगा D7 डिवाइड बाय KE माइनस G। अब ये सारे टर्म्स हमें निकालने पड़ेंगे, के भी निकालना पड़ेगा, जी भी निकालना पड़ेगा, D7 भी निकालना पड़ेगा। तो चलो सर हमें तो निकालना है P6, हाँ निकालना है, उसके लिए ये सब चाहिए, हाँ चाहिए। चलो सबसे पहले हम के ही निकालेंगे, ठीक है। तो जो के ही निकालेंगे वो निकालेंगे एज पर CAPM मेथड, और उसका फॉर्मूला होता था RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF, ठीक है। ये CAPM फॉर्मूला से के ही आ जाएगा। कैसे आएगा सर, हमें कैसे पता चलो, वही निकालें। देखो आपको डिटेल्स दिया हुआ है ना कि RF 10 है, ये 18 है, ये 1.25 है, और ये RM माइनस RF है। तो सारे वैल्यूज को आप क्या करेंगे वहां पे पुट अप करेंगे। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10% प्लस बीटा 1.25 और यहाँ पे 18%। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 10% प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाई 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.5%, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32.5%। और अगर इस चीज को मैं इन डेसिमल लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.325। ठीक है सर, के ही तो निकल गया, मजा आ गया के निकाल के। चलो हमारा के ही तो निकल गया। अब जी निकालते हैं। जी भी निकालना पड़ेगा सर, फॉर्मूला में तो जी रखना पड़ेगा ना। तो फिर जी निकालेंगे कैसे? जी निकालने के लिए आपको देखो 5 साल पहले का भी डिविडेंड दिया है और 5 साल बाद का डिविडेंड दिया है, यानी करंट डिविडेंड उसके 5 साल पहले का डिविडेंड। तो क्या इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग जी फाइंड आउट करते थे? याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर करते थे। कैसे करते थे वो देखो। तो इन दोनों को कंपेयर करके भी हम लोग जी फाइंड आउट करते थे। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यही साइड में लिख देते हैं। एग्जाम में मस्त आपके पास जगह होगा, ठीक है। तो एग्जाम में कंजूसी नहीं करिएगा, एग्जाम में अच्छे से साइड में लिखना। अब लिखना फॉर ग्रोथ रेट, क्या बनेगा? ₹10 इज इक्वल टू, सॉरी, जो ₹12.76 है वो कैसे है? 10 को 1 प्लस ग्रोथ हुई होगी 5 ईयर्स के लिए, यही ठीक है। ये फॉर्मूला बना था। अब क्या होगा? 12.76 उधर होगा और ये 10 इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस जी टू द पावर 5। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.276 इज इक्वल टू 1 प्लस जी टू द पावर 5। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू का टेबल, यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, ₹1 के अमाउंट को आप कितने के रेट से ग्रोथ करोगे तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, यानी फ्यूचर में इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो ₹1 की रेट को आप कितने से ग्रोथ करोगे तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल वाला। तो ये वाला टेबल अब हमें यूज आएगा। देखो ये जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है ना, वो वाला। देखो हमें क्या देखना है, ₹1 की रेट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि हमें 5 साल वाले पे जाना है, तो हम यहाँ 5 साल वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। 5 साल वाले पे आ जाएंगे। अब देखेंगे कहाँ पे ये 1.276 आ रहा है। तो देखो यहाँ आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। अरे देखो यहाँ आ गया, देखो आ गया। तो 1.276 यहाँ आ रहा है और उसका रेट क्या है? 5%, यानी जो ग्रोथ रेट आ गया आपका, दैट ग्रोथ रेट इज नथिंग बट योर 5%। समझ में आ गया? तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो कितना हो गया यहाँ पे? 5%। सो माई ग्रोथ रेट इज नथिंग बट, जिसको मैं जी लिख देता हूँ शॉर्ट में, जी इज इक्वल टू नथिंग बट 0. अरे पहले 5% लिखते हैं, इज 5% और 0.05%।
सर क्या इस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि 5% ही रेट है? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल आप लिख दोगे 10 1 प्लस 0.05 टू द पावर 5, ये करना, और यहाँ पे 10 करना, मतलब यही तो कर रहे हो। 10 को 5% के ग्रोथ रेट से 5 ईयर्स तक लेके जाओगे तो कितना अमाउंट आएगा, एन टू द पावर 5। फिर 0.5 टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना, आपको वैल्यू यही आएगी 1.276, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 12.76 आ जाएगा। और ये वैल्यू निकाल के देखना, तो अगर ये वैल्यू यही वैल्यू आई तो इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना, और आपका फाइनल आंसर मैच करना चाहिए ये वाले वैल्यू से, ठीक है। 12.76 है। व्हाट इट, तो हमें जी भी मिल गया। हाँ सर हमें जी भी मिल गया, हमें जी भी मिल गया। ये वाले क्वेश्चन को ना मैं एलडीआर मार्क कर लेता हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गया। अब निकालेंगे सर, देखो जी भी मिल गया, हाँ जी भी मिल गया, और हमें के भी मिल गया, जी मिल गया। सर ये डी सेवन निकालना सिखा दूँ आपको, चलो डी7 कैसे निकलेगा आप, देखो दो तरीके हैं, या तो मैं डी7 यहीं पे निकाल सकता हूँ इसी फॉर्मूले में एक्सपांड करके, या तो मैं अलग से निकाल सकता हूँ। तो चलो आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं डी7 का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, फिर एक ही साथ सारे अमाउंट वहां पे पुट अप करके आंसर निकालेंगे डायरेक्ट, क्यों ज्यादा दिमाग को त्रास देना। तो डी7 क्या निकलेगा, डी7 इज इक्वल टू क्या बनता था, अगर हमें करंट ईयर का डिविडेंड है और कुछ टाइम बाद अगर डिविडेंड चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, डी एन इज इक्वल टू डी जीरो 1 प्लस जी टू द पावर एन। तो यहाँ पे बनेगा ये डी जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस जी टू द पावर 7, ठीक है। और डी जीरो की वैल्यू थी 12.7। सर डी जीरो की वैल्यू 12.76 कैसे हो गई, हाँ 12.76, यही तो है ना आज के दिन का डिविडेंड। ये जो 10 रुपया मिला ये तो 5 साल पहले मिला था। देखो आपको टाइमलाइन से बताता हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ईयर जीरो पे, ईयर जीरो पे जो आपको डिविडेंड मिला है वो मिला है 12.76। फिर आप 5 ईयर्स पहले आए, 5 ईयर्स आप एगो आए, उस दिन जो डिविडेंड मिला था वो 10 रुपीज मिला था, ठीक है। आप जो सामने वाला, अब जो आप डी7 निकाल रहे हो वो 7 ईयर्स बाद यहाँ पे निकाल रहे हो, इस वाले पॉइंट पे आप खड़े होकर निकाल रहे हो। तो इस वाले पॉइंट पे डिविडेंड कितना है, 12.76 ही तो है ना, हाँ। तो आप ये वाला डी7 फाइंड आउट कर रहे हो इस वाले पॉइंट पे खड़े होके, ना कि इस वाले पॉइंट पे खड़े होके। ये बात याद रखना, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमने 10 को कंसिडर क्यों नहीं किया। हमने 10 को इग्नोर किया क्योंकि हम खड़े हैं 12.76 आर डी जीरो पे, और यहां से हम देख रहे 6 साल बाद प्राइस कितनी होने वाली है, उसके लिए हमें डी7 चाहिए, समझा। यस, ये हटा देता हूं, चलो अब आगे देखो। वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस 0.05 टू द पावर 7, फिर होगा 12.26, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.05 टू द पावर 7, ठीक है। फिर 12.76, अब देखो 1.05 टू द पावर 7 इसका वैल्यू चाहिए, तो एक तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप टेबल में जाओ, टेबल में दिया, इसका मतलब क्या है, 1 रुपए के रेट को 5% के रेट से अगर 7 ईयर्स तक लेके जाओगे तो आंसर क्या आएगा। तो आप ये टेबल देखोगे ना, टेबल में दिया होता है, ये जो दिया होता है ना 5 6 7, ये क्या दिया है पता है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है और ये ईयर्स होते हैं, ईयर्स, मतलब समझ लो ये भी एक तरह से रेट ही है, बस लिखने का तरीका है। These are not years, these are rates. 5 6 7 8 are also the rates, यानी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। 5, अगर मैं 1 रुपए के वैल्यू को 5% से ग्रोथ करूंगा तो आफ्टर 1 ईयर इतना होगा, आफ्टर 2 ईयर इतना होगा, आफ्टर 3 ईयर इतना होगा, 4 5 ईयर इतना होगा, वैसे आता है। तो मुझे क्या निकालना है, 1.05 7 ईयर्स में, मतलब 1 रुपए की वैल्यू को 5% से ग्रोथ करना है 7 ईयर तक। ये हो जाएगा 1.051, then 1.104, 1.159, 1.217, 1.276, 1.338, और इसका आंसर आएगा 1.403। ये आ गया 1 रुपीज की वैल्यू को अगर मैं 5% के रेट से 7 ईयर्स तक ग्रोथ करूं तो उसका आंसर आता है 1.403। उस चीज को चाहिए तो करके भी देख लेना एक बार कैलसी पे, 1.05 2 3 4 5 6 7, हाँ 1.407 आ रहा है यहाँ पे, तो 1.05 2 3 4 5 6 7, 1.407 आ रहा है।
ओके, आपको ये वाला वैल्यू नहीं कंसिडर करना है, आपको ये वाला वैल्यू कंसिडर करना है, ये रहा, समझा? आपको ये वाला वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। ईयर वाला कॉलम ये जो 5 लिखा ना 5, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ 5 6 7, ये साले ना ये सारे ईयर्स है, ठीक है, ये सारे क्या है ईयर्स है। इसका मतलब क्या निकल रहा है पता है, ये टेबल का पता है। अगर मैं 1 रुपए की अगर मैं 1 रुपए का वैल्यू 5 ईयर्स तक ग्रो करूंगा, अगर मैं 1 रुपए का वैल्यू 1% से 5 ईयर तक ग्रो करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.05। अगर मैं 1 रुपए का वैल्यू 1% से 6 ईयर तक ग्रो करूंगा तो आंसर आएगा 1.062। यानी इसका मतलब क्या निकलता है पता है, ये कौन सी वैल्यू दी हुई पता है, 1.01 टू द पावर 5, ये वो वाली वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, 1.01 टू द पावर 6, ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये है 1.01 टू द पावर 7। समझा? इसका टेबल का मीनिंग क्या निकल रहा है, अगर मैं ये 5% पे हूँ, 1 रुपीज की वैल्यू को 5% से 5 ईयर तक ग्रो करूंगा तो ये आंसर आएगा, 6 ईयर तक ग्रो करूंगा तो ये आएगा, और 7 ईयर तक ग्रो करूंगा तो आंसर ये आएगा। तो यानी आपने टेबल यूज करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये वाला वैल्यू 1.407। तो एग्जाम में आप क्या करना, एक बार कैलसी पे भी कर लेना और एक बार टेबल में आके भी देख लेना, बट टेबल क्या कहना चाह रहा है वो समझ रहा है। 1 रुपीज की वैल्यू को, ये सारे इंटरेस्ट रेट है, और आप कितने ईयर तक उसको ग्रो कर रहे हो, ये ईयर वाला कॉलम है, ठीक है, समझा? चलो, तो मेरा वैल्यू आ गया 1.407, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1.407। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.76 मल्टीप्लाई 1.407, ये आ जाएगा 17.95332। फॉर अ वाइल लिख देते पूरा वैल्यू, बाद में देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो D7 का वैल्यू आ गया 17.95332। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, यही फॉर्मूले में जैसा पुटअप कर लेते हैं, दैट इज, एक बार मुझे लिख लेने दो ये वाला वैल्यू, फिर मैं आपको प्राइस वाला लिखवा दूंगा। सो P6 इज इक्वल टू D7 डिवाइड बाय KE माइनस G। D7 कितना आया मेरा 17.95332 डिवाइड बाय KE था 0.325, डेसिमल्स में लिखेंगे ना, हाँ, और ये भी लिखेंगे 0.05, G भी लिखेंगे इसमें, तो माइनस 0.05। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 17.95332 डिवाइड बाय 0. ये आपका हो जाएगा 0.275। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 275, तो आपका आंसर आ जाएगा 65.28 रुपीज, और ये आपका बन गया प्राइस एट द ईयर 6। बट रिडेम्पशन वैल्यू में एक के बदले 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे, तो हम लोग का जो रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगा, हमारा जो रिडेम्पशन वैल्यू आएगा वो आएगा ₹65.28 मल्टीप्लाई बाई 2, 65.28 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज ₹130.56। ठीक है, समझा? ये मेरा क्या आ गया रिडेम्पशन वैल्यू। तो एक बार रिडेम्पशन वैल्यू मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, फिर आप लोग पहले इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, ₹130.56 राइट है। चलो, तो आप इतना लिख सकते हो, तो ये आपका एक बॉक्स बन जाएगा जिसके ऊपर आपको एक मार्क्स मिलेगा, फिर ये प्राइस के ऊपर आपको एक मार्क्स मिलेगा, और ये आप जितने भी रेट निकाले हो आपने, KE का जो वैल्यू है, अगर स्टेप मार्किंग होगी, याद रखना KE गलत सब गलत, ठीक है। अभी आप क्या करो, इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी गया बट ठीक है, मेरा कहना मतलब मेरे कहने का एक ही सेंस होता है, आप ना पहली बार पढ़ो तो शिद्दत से पढ़ो, दूसरी बार ना अब आपको देखो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप खुद क्वेश्चन उठाओगे, आप खुद से सॉल्व कर लोगे, आपको तकलीफ आएगी ही नहीं। बट अपने जब यहाँ पे एक टाइम दे रहे हो ना, एकदम अच्छा टाइम दे रहे हो, 1.5 आवर के आसपास जब इसको टाइम दोगे, तो सेकेंड टाइम अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाना, आपको डर नहीं लगेगा, अभी तब धड़ल्ले से कर लो, ठीक है। तो चलो ये लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर ये लिख लेना
ये फिर ये, ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, आरवी तो मिल गया भैया, आरवी तो मिल गया सर, अब क्या निकालेंगे, एनपी निकालेंगे। तो एनपी निकालते टाइम क्वेश्चन ने बोला है कि नेट प्रोसीड इज नथिंग बट, हम लोगों ने पढ़ा था इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू प्राइस क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है और फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है 5% ऑफ इश्यू प्राइस, यानी 5% ऑफ 100 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा -5 और आपका आंसर आ जाएगा 95। तो नेट प्रोसीड कितना है, नेट प्रोसीड है ₹95। समझा आपको ये, एक मिनट, ठीक है। तो नेट प्रोसीड कितना हो गया, 95 हो गया। अब ये होने के बाद देखो सब वैल्यू मिल गया, यस सब वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, सारे वैल्यूज को पुट अप करूंगा और सॉल्व कर दूंगा, बस इतना ही करना था सर। हाँ इतना ही करना था इसमें। देखो तो मैंने तो कर लिया कॉपी पेस्ट, सर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, आ जाएगा कोई बात नहीं, लिख लो, 2 सेकंड ज़्यादा आएगा, फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा। मुझे तो फॉर्मूला रट्टा है, रट्टा है मतलब मेरे को तो, मैं तो पढ़ाता हूँ तो मेरे को तो एकदम दिमाग में बैठ चुका है। आई आएगा हम लोग का, अच्छा आई का वैल्यू भी चलो लगे हाथ यहाँ पे निकाल लेता हूँ। आई इज इक्वल टू ₹100 मल्टीप्लाई बाय, कितना डिबेंचर का रेट था 15%, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 15%, तो आंसर आ जाएगा ₹15। ठीक है, तो मुझे आई का वैल्यू भी मिल गया, माई आई इज नथिंग बट ₹15। तो यहाँ पे आएगा 15 ब्रैकेट में 1 माइनस टी, टैक्स रेट 40% था, तो 40% को अगर डेसिमल्स में लिखोगे तो 0.40 प्लस बिग ब्रैकेट रिडीमेबल वैल्यू निकाला 130.56 माइनस नेट प्रोसीडर 95 डिवाइड बाय एन, 6 साल बाद रिडीम होने वाला है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय RV इज 130.65 है 56, 130 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे 56 प्लस NP 25 डिवाइड 95 डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा, इसी को बस सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 ये हो जाएगा 0.60 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 130.56 माइनस 95 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 5. ये पूरा ही वैल्यू मुझे निकल गया, मैंने पूरे वैल्यू निकाल के लिख दिया 5.93। ठीक है, 5.9666 जा रहा, तो मैंने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, 130.56 माइनस 95 डिवाइड बाई 6। ओके 5 पॉइंट नहीं आ रहा, एक मिनट वापस करके देखने, 130.56 माइनस 95 डिवाइड बाई 6, 5.93 आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 5.93। जब ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हो ना तो आप लोग भी ना कैलकुलेटर लेके सॉल्व किया करो, ठीक है, मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे मैं सॉल्विंग का टाइम आपको दूंगा, इसको करेंगे तो इसका आंसर आएगा 112.78। फर्दर सॉल्व करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये हो जाएगा 9 प्लस 5.93 करेंगे तो ये हो जाएगा 14.93 डिवाइड बाय 112.78, फाइनल आंसर इज योर 0.13238 हो रहा है, तो मैंने 24 कर दिया और 13.24%, विच इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ डेट। एक बार देख लेते हैं आंसर, यही है ना 13.24, देखा आ गया ना आंसर, हाँ सर आ गया। अरे आएगा क्यों नहीं, हम इतने शिद्दत से चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, फॉर्मूलाज को समझ रहे हैं क्या है क्यों है, तो आंसर क्यों नहीं आना है, आंसर तो आना ही है, आंसर कहीं भाग के नहीं जाएगा। बस अगर आपका करने का तरीका सही होगा ना, चीजों को सॉल्व करने का तरीका, तो आंसर एट द एंड राइट होना ही है। ठीक है, तो आप KD तक लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक लिखना चालू करो, वीडियो पॉज करके लिख लेना आराम से। चलो ये लिख लो,
डन, लिख लिया सर। अब मैं आपको बताऊं, हम सिलेबस के 90% हिस्से में पहुंच चुके हैं। सिलेबस के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर वाले पे 90% तो हम पहुंच चुके हैं। 90% ऑफ द चीजें हमने खत्म कर दी। ये अभी एक बचा है। सर 10% क्यों ले रहे हो फर्दर ये चीजें? क्योंकि 10% में ना अभी 2-3% है जो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल जाएगा, जो हमने एक पार्ट एक बच्चा छोड़ा था उसके अंदर, और एक केस सिनेरियो उसमें जाएगा। तो 5% आपका खत्म होगा। बच गया 5% के आसपास आपके पास रिटर्न के पेपर, आरटीपी, एमटी। अब अगर आप पास रिटर्न के पेपर, एमटीपी, आरटीपी क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, आपको डर लगेगा ही नहीं। ले लेना, उठा के खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, सजेस्टेड से मैच करने की कोशिश करना। 100 नहीं, मैं 90% ऑफ द गारंटी देता हूँ कि 90-95% ऑफ द टाइम आपका आंसर बन जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो मैं तो हूं ना यहाँ पे। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर रीच करके डाउट तो पूछ ही सकते हो, ये सब कर लेना। और मैं भी कोशिश करूंगा जैसे सिलेबस खत्म हो, आई विल कम अप विद द आरटीपीज के सॉल्यूशंस, पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स के सॉल्यूशन विद दिस स्टाइल्स, जिस स्टाइल से मैं आपको करा रहा हूँ ये सारी चीजें, ताकि आपका कंफ्यूजन का पॉइंट खत्म हो जाए। एफएम से डर नहीं, एफएम से प्यार होने लगेगा आपको। और आई होप आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ के हो गया होगा कि हाँ ऐसा भी पढ़ा जा सकता है एंड क्या चीजें हैं, कैसी चलती है। आई होप आपको वहां तक आ गया हो। तो चलो सेकेंड लैग ऑफ द क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एंड इसको सॉल्व करने के बाद देन विल वाइंड अप। सेकेंड लैग ऑफ द क्वेश्चन, कुटे गेलो आजा आजा आजा। चलो आगे आगे देखो क्या बोल रहा है। 5%, क्या बोला है इसने? 5% प्रेफरेंशियल ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये बता रहा है कि हम लोग ने ना 5% का प्रेफरेंशियल भी इशू किया है, जो 10% की प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, तो 10% के प्रीमियम पे इशू किया, यानी इसका इशू प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10% ऑफ 100, यानी ये क्या बन जाएगा? 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 110। तो इशू प्राइस क्या बन जाएगी? 110। लिखाऊंगा ये सारी चीजें, टेंशन नहीं लेना। दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, और ये 10 साल के बाद रिडीम होगा। एंड इसका जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो है 6% ऑफ द इशू अमाउंट, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 6%। एंड आपको ये भी सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको YTM मेथड यूज करना है। तो एक बार मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ, YTM पे लेके चल जाऊंगा, वो बता दूंगा क्या करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। बस 10 मिनट और आपका क्वेश्चन ये सॉल्व है। तो आपका पार्ट बी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गिवन, प्रेफरेंस डिविडेंड 5%, प्रेफरेंस डिविडेंड 5%, फेस वैल्यू इज ₹100, issue at 10% premium, flotation cost is nothing but 6% of issue price, आफ्टर दैट रिडीमेबल कब होगा? 10 साल बाद। तो ये बच्ची, ये बाबू रिडीम होगा 10 साल के बाद। प्रेफरेंशियल वाला बाबू 10 साल के बाद रिडीम हो जाएगा। तो चलो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आईपी तो निकाल लेते हैं। इशू प्राइस इज नथिंग बट ₹100 प्लस प्रीमियम, तो ये आएगा ₹100 प्लस 10% ऑफ ₹100। फर्दर सॉल्व करेंगे, ₹100 आएगा, ठीक है, प्लस 10, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 110। इशू प्राइस 110 मिल गया। अब हम लोग नेट प्रोसीड भी तो निकालते हैं। हमारा फाइनल क्या निकालना है, एम क्या होता है? नेट प्रोसीड निकालने का। तो नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर बोला है इशू प्राइस का लो 6%, तो इशू प्राइस का लेना है, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट ये होगा, इशू प्राइस 110 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट क्या था? 6% ऑफ 110। फर्दर सॉल्व करेंगे, 110 और 110 का 6% निकालेंगे 6.6, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 103.4 आएगा, ठीक है। 103.40 मतलब 103.4। तो नेट प्रोसीड का अमाउंट जो हमारा आया है दैट इज नथिंग बट ₹103.4, ठीक है, समझा? तो हम लोग ने नेट प्रोसीड निकाल लिया है। वीडियो पॉज करके अगर इतना आपको लिखना आप लिख सकते हो, फिर मैं आपको मेथड समझाता हूँ। चलो देन अब मैं बताता हूँ YTM क्या था। सर YTM एक बार बता दो ना, YTM क्या था। चलो आपको मैं YTM बता देता हूँ। YTM में देखो क्या करते हैं,
ये दिख रहा है YTM, आगे YTM पे देखो, YTM में हम कुछ नहीं करते थे, प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करते थे, जिसको दूसरा नाम था यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, जिसको हम लोग, जिसके अंदर हम लोग IRR मेथड यूज करते थे, और जो उसका दूसरा नाम था ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें हम बेसिकली करते क्या है, स्टेप 1 में सबसे पहले कैश फ्लो आइडेंटिफाई करते हैं कि कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है और इनफ्लो कितना हो रहा है। सबसे पहले ईयर 0 में लेते थे, N1 to N तक कॉमन कैश फ्लो कितना होता था। प्रेफरेंस शेयर के केस में टैक्स का इफेक्ट नहीं आता था, सिर्फ डिबेंचर के केस में ही टैक्स का इफेक्ट आता था। उसके पीछे का मैंने रीजन भी आपको क्लास में बताया था, ठीक है। N इज रिडेम्पशन, और लास्ट में आप N लिखोगे रिडेम्पशन वैल्यू। फिर आप स्टेप नंबर 1 पे आ जाओगे, तो ये स्टेप नंबर 1 को जस्ट मैंने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सॉल्व कराया था ना, तो उस एग्जांपल को जस्ट मैंने टुकड़े में तोड़ा। तो स्टेप 1 में आप कैश फ्लो फाइंड आउट करते हो, फिर स्टेप नंबर 2 में आप NPV निकालते हो, ये टेबल बना के। टेबल कैसे बनता है, ईयर लिख दिया, कैश फ्लो लिख दिया, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लोअर वाली ले ली, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आया। दूसरी डिस्काउंटिंग फैक्टर हायर वाली ले ली, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसका प्रेजेंट वैल्यू आया। एक अमाउंट प्लस में आएगा, एक अमाउंट माइनस में आएगा, देन आप IRR का फॉर्मूला लगाते हो, दैट इज लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर डिवाइड बाय NPV एट लोअर माइनस NPV एट हायर मल्टीप्लाई हायर माइनस लोअर, देन वो वैल्यूज पुट अप करते हो और आपका एक फाइनल आंसर आ जाता है YTM के मदद से। समझ में आ गया क्या? चलो 3 स्टेप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म। एंड आपका उसी के साथ देखो, मैंने बताया था ना, जब आपको YTM आएगा क्वेश्चन में दिया होगा गिवन, देखो यहाँ पे दिया, एक बार 3% के रेट से, एक बार 5% के रेट से, फिर 3% के रेट से, फिर 5% के रेट से, और यहाँ पे 1 2 3 4, इसका क्या यूज है सब देखेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 है ना, ये ईयर है। देखो अब इन्होंने यहाँ पे इस बार ईयर ऊपर लिख दिया, देखो जो यहाँ पे लिखा होता है ना, यानी इसकी बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे देखो पहले लिख दिया। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऐसा टर्म लिखे होते हैं ना, PVIF, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले रेट लिखते हैं, बाद में ईयर लिखते हैं। अब यहाँ वाले में आप ध्यान दोगे ना, तो इन्होंने पहले ये लिख दिया, ये सब क्या है, रेट है ये। और यहाँ वाले पे ध्यान दोगे अगर, तो यहाँ पे इन्होंने बाद में लिखा है, देखो 5 6 7, तो यानी इन्होंने पहले बाद में ईयर को डिस्क्राइब किया। तो ये हमेशा याद रखना टेबल देखते टाइम कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है, कहाँ पे ईयर दिया है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट चीज़ है और इससे आपके एग्जाम का भारी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं सॉल्व प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। सो लिखेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो। एक बार मुझे आप लोग सॉल्व करने देना, उसके बाद सॉल्व करना। स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो। सो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो में सबसे पहले आउट, फिर आता है इन, फिर आता है इन, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा ईयर, ईयर 0 1 2, देखेंगे कितनी ईयर की मेच्योरिटी है, 10 ईयर्स, तो 1 2 10, और फिर बाद में आएगा 10 ईयर। ये होने के बाद, ये होने के बाद, ये होने के बाद हमारा आएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ईयर 0 में नेट प्रोसीड इन्वेस्टर के जेब से जाता है, यहाँ पे हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू आएगा। तो नेट प्रोसीड तो हमने निकाल दिया, ये दैट इज ₹103.4, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ₹100 का 5%, ठीक है। प्रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना है 5% है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्वेश्चन में देखेंगे, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ₹5 इज प्रेफरेंस डिविडेंड। एंड रिडेम्पशन वैल्यू बोला है क्या क्वेश्चन में, देखो रिडीम आफ्टर 10 इयर्स एट पार, तो पार पे रिडीम होगा, यानी ₹100 पे वो क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ₹100। स्टेप नंबर 1 क्लियर है, कैश फ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, इनफ्लो क्लियर है, डन। आगे बढ़ो स्टेप नंबर 2 पे, यस सर बढ़ो। चलो अब स्टेप नंबर 2 पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। एक्चुअली हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं, सबसे पहले ईयर, देन कैश फ्लोस, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्वेश्चन में जाएंगे, ये रेट दिया है, एक बार 3%, दूसरी बार 5%, तो आपको 2 दिया है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी दिया है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर भी दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको सब समझाया हुआ है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 3% से, फिर प्रेजेंट वैल्यू,
देन डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% से, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। ईयर लिख देंगे 0, 1 to 10 और 10, और कैश फ्लो जो ऊपर है वही नीचे लिख देंगे, दैट 103.5 500, इसको माइनस में। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, अगर मैं बोलूँ ईयर 0 का तो हमेशा 1 होता है, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब ये जो 1 to 10 है ये क्यूमुलेटिव की बात करता है कि 1 से लेकर 10 साल तक 3% के रेट से बताओ कि 10 साल बाद कितना होगा। तो हम जाएंगे इंटरेस्ट फैक्टर में नहीं, हम जाएंगे इसमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ये एन्युटी वाला फैक्टर है। और देखेंगे देखो 3% की रेट है यहाँ पे, देखो ये 3% की रेट है, यस, और ये ईयर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 10th ईयर पे गए, तो ये रहा इसका वैल्यू कि 3% के रेट से अगर आप 10 साल के फैक्टर को एन्यूट करते रहो, ऐड करते रहो, देखो ये आपको अमाउंट बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये करते जा रहा है, ईच ईयर को ऐड कर रहा है, तो 10th ईयर का वैल्यू कितना आएगा 8.530। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 8.530। अब जो ईयर 10 है ना, ईयर 10 वहां पे मुझे सिर्फ 10th ईयर का ही इंटरेस्ट फैक्टर चाहिए, तो उसके लिए मैं ये वाला टेबल यूज करूंगा ऊपर वाला, कि यहाँ पे मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए। तो 0.03 के रेट से 10th ईयर पे इंटरेस्ट फैक्टर कितना है, तो 1 2 3 4 ये 0.744, और इसका आंसर आ जाएगा 0.744। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 1 और 3 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई करते चलेंगे अभी, 8.530, तो ये आंसर हो जाएगा 42.65, देन 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 74.20, करेक्ट। अब उसी तरह फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 वाले का भी करेंगे, 1 से लेके 10 5% के इंटरेस्ट रेट में गए एन्युटी वाले पे, और 10th ईयर पे गए, 10th ईयर कितना है 7.722, इसका आंसर हो जाएगा 7.722, एंड उसका इंटरेस्ट फैक्टर क्या है 0.614, ये देखो 10th ईयर पे 0.614, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.614, मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला तो एज इट इज ही रहेगा, एंड दूसरा वाला 40। देखो अब मैं क्या कर रहा था गलती से, मैं इस वाले अमाउंट को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, ये एग्जाम में गलती नहीं करनी, ये कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करना है, याद रखना ये वाली चीज। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7.722, और इसका आपका आंसर आ जाएगा 38.61, और दूसरा आएगा 61.40। अब सॉल्व करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, IRR लगाएंगे और आंसर खलास। चलो देखो 103 103.4 प्लस 42.65 प्लस 74.40, पहले का आंसर आ गया 13.65 पॉजिटिव में प्लस में, दूसरा 103.4 प्लस 38.61 प्लस 61.40, दूसरे का आंसर आया -3.39, तो एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक नेगेटिव आना चाहिए, आ गया। अब क्या करेंगे IRR, स्टेप नंबर 3, एक बार देख लो आंसर, उसके बाद लिखना, कोई घाई नहीं है, ठीक है। तो आपका आ गया स्टेप नंबर 3, दैट इज IRR। वो क्या बोलता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लूँ क्या यहाँ पे, चलो, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट मल्टीप्लाई हायर रेट माइनस लोअर रेट। पहले आप इतने को सॉल्व करते हो फिर आगे बढ़ते हो। तो लोअर रेट है 3% प्लस NPV एट लोअर रेट पे NPV कितना आया 13.65, इस चीज को हम लोग NPV बोलते हैं, ठीक है। ये NPV है और ये इसका NPV है, ऐसे बना देता हूँ एरो, 13.65, तो यहाँ पे आएगा 13.65 डिवाइड बाय 13.65 माइनस, और माइनस में ही ये वाली चीज है -3.39, तो ये भी माइनस में ही है, -3.39 मल्टीप्लाई 5 -3, पहले इस पूरे को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 एज इट इज प्लस आएगा, ये 13.65 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा 13.65 प्लस
3.39 खिंच आओ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 17.04 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 3 प्लस 13.65 डिवाइड बाय 17.04 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 1.602 ऐसे कुछ जा रहा है। अब 2 डेसिमल तक लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4.60% और 0.0460 कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंसेस। एक बार आंसर देख लेते हैं। 4.60 आंसर आ रहा है। 4.60 आ जाओ। हाँ 4.6021%, ठीक है। मैंने पूरा लिया, मैं भी चलो पूरा ही ले लेता हूँ। 21% मेरे में भी आ रहा है, 4.6021%, और ये भी हो जाएगा 0 to 1। गॉट इट? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डन। ये देखो 4.6021%। चलो तो अब आप लोग इसको लिख लो, अपना के भी खत्म। ये तो यहाँ तक लिख के हो चुका था ना, यस। चलो जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो भी एक बार देख सकता है। ये स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 चलो हो गया ये भी। स्टेप नंबर 3 ओके डन। अब सिर्फ एक चीज बचा है, वो है केस स्टडीज। तो केस स्टडीज में डाल दूंगा, इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा अगर यूट्यूब पे आप जाओगे, और सारे चैनल के केस स्टडीज आपको यूट्यूब पे मिलेगा। सारे चैनल के, और सारे चैनल के बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के केस स्टडीज आपको यूट्यूब पे मिलेगा। सारे चैप्टर के एमसीक्यू वाला जो पॉइंट है वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो उसका आपको कभी भी लाइफ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और केस स्टडीज आपको कहाँ पे हेल्प करते हैं पता है? एमसीक्यू में हेल्प करते हैं। जो आपका 30 नंबर का एमसीक्यू आता है ना, 30 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स में से सर 15 मार्क्स ऐसे है, मैं उसे मत पकड़ो, यहाँ का पकड़ो सिर्फ। हाँ, तो जो 15 नंबर का आपका एफएम में एमसीक्यू आता है ना, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर देता है। आपको जो क्वेश्चन देंगे ना वो लोग केस स्टडी बेस ही देंगे। तो आपको केस स्टडी बेस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, वो भी समझ में आना चाहिए। तो केस स्टडी को इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज वो आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखो बहुत मेहनत लगी है। कंसेप्ट नोट्स, अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो ना, बस इतना ही बोलूंगा, इट इज माई इनिशियल पीरियड ऑल्सो एंड इट इज योर लर्निंग पीरियड ऑल्सो। तो अगर आपको ये कंसेप्ट नोट अच्छे लगे हैं ना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ शेयर करो। मैं क्या करूंगा, अभी जैसे ये वीडियो होगा केस सिनारियो वाला कंप्लीट करा लूंगा, और उसके बाद आपका इसका रिवीजन वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये जो कंसेप्ट नोट है अपने फ्रेंड्स के साथ जस्ट शेयर करना, उसको बस पूछ के देखना समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और नहीं समझे तो रिवीजन वीडियो शेयर देना। क्योंकि देखो आप लोग के योगदान से ही ना मुझे आगे आना है, ठीक है। और आपके जैसा भी फीडबैक है ना, प्लीज आप कमेंट करो। कमेंट नहीं कर सकते हो तो फीडबैक फॉर्म है, सब कुछ है, सब एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। आप जाओ और मुझ तक पहुंचाओ, ठीक है। मैं चाहिए तो फीडबैक फॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फीडबैक दे सकते हो, तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि यस कहाँ पे क्या है। और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट लग रहा है, प्लीज फ्रीली टेल मी, मैं फीडबैक फॉर्म का लिंक डाल दूंगा और आप बताओ। एंड आई होप आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने में मजा आ गया हो। अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई लाइफ में कभी भी पूछेगा ना, इवन इन योर फाइनल, ये नोट्स आपके पास है, ओपन करो और उसको जवाब दो एकदम करारा। बोला अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल महाराज। और आपका सीए फाइनल का मैं बताऊं 6 से 8 नंबर अब आपके हाथ में आ चुका है, एंड विच इज वेरी अ गुड थिंग। ऐसे ही बूंद बूंद तालाब बनाएंगे और पूरा चैप्टर सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सीए कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सायोनारा, और फिर मिलेंगे दोबारा। चलो पिक्चर अभी